गर्मियों की सुबह में जब टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हाइड्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शरीर में पानी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको कितना पानी पीना चाहिए अपनी वर्कआउट को कंटिन्यू रखने के लिए, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। तो इसलिए आपको अपनी फ़िटनेस एक्टिविटी के लिए कितना पानी पीना चाहिए, आज के इस सेशन में मैं इसी बात पर बातचीत करूंगा। और एक रिसर्च स्टडी का रिज़ल्ट जो आया है, जो स्कूल के बच्चों में ओबेसिटी के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके रिज़ल्ट को आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र और मेरे YouTube चैनल लाइफ थेरेटिक्स पर बात करता हूं फूड, हेल्थ, फिटनेस और ज़्यादा समय तक युवा और तरोताज़ा, फ्रेश एंड फिट बने रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन पर पूरी दुनिया में हो रही जो रिसर्च के रिज़ल्ट्स पब्लिश होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक। अगर आप फिटनेस और वर्कआउट रेगुलर करते हैं तो आप जानते होंगे कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होना इस दौरान बहुत ही एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन दूसरे मौसम में आप नॉर्मली जो पानी लेते हैं, पीते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन इतनी गर्मी में जब टेम्परेचर 44-45 डिग्री के आसपास है, अपनी वर्कआउट को कंटिन्यू रखना बहुत ही असंभव सा काम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे ब्रेक देते हैं तो यह आप जो रेगुलर फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए, उनको पता है कि ब्रेक देना अच्छा नहीं होता, वह लंबे समय का ब्रेक बन जाता है। इसलिए भले ही इतनी गर्मी है, लेकिन अपने वर्कआउट को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अपने शरीर को कूल डाउन करने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से पानी पीते हैं और सही मात्रा में पानी लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको कितना पानी आपके लिए सही है और कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में निश्चित होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ रिकमेंडेशन मैं बताऊंगा, जो दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जाता है। जो अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल रिकमेंडेशन इस मामले में रेफ़र किया जाता है दूसरे देशों में भी, वो वर्कआउट से ठीक पहले, करीब 2 घंटे पहले 750 ml पानी पीने के लिए रेकमेंड करता है। इसके पहले कि मैं इसके डिटेल्स में जाऊं, एक चीज़ पर बात करना ज़रूरी है कि इस पानी का आपकी बॉडी में कैसे ये काम करता है, क्या यूटिलाइजेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्कआउट के दौरान, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हों, आप रनिंग कर रहे हों, या दूसरे जिम एक्टिविटी में हैं, या और कोई वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी जो एनर्जी जनरेट करती है, उस एनर्जी का 70% हीट के ज़रिए रिलीज़ होता है। अगर यह हीट आपकी बॉडी में बना रहे तो यह एक समस्या पैदा करेगा, शरीर को गर्म कर देगा। और नॉर्मल शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ब्रेन का टेम्परेचर उससे हाई होता है, ऑलवेज़ हायर होता है। अब जबकि ये इतना हीट आपके ब्लड स्ट्रीम को गर्म कर चुका है और ये ब्लड स्ट्रीम ब्रेन में जा कर के
क्योंकि जब विगोरस एक्टिविटी होती है तो ब्रेन अपने को कूल डाउन करने के लिए ब्लड सप्लाई बाकी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ज़्यादा होती है। और ज़्यादा ब्लड अगर सप्लाई होगी तो नेचुरली ज़्यादा हीट ब्रेन में जा रहा है और उसे गर्म करेगा। और यही वजह है कि वर्कआउट में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं अगर पानी की कमी है तो इसलिए इस बॉडी को कूल डाउन करने का एक रास्ता ये है कि आप कम कपड़े पहने जिससे कि स्वेटिंग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर जाए, और यह पानी ही मेजरली यह पानी ही बॉडी को कूल डाउन करता है। स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग ही एक आपके पास रास्ता है जिसके जरिए कूल डाउन किया जा सकता है। अगर पानी की मात्रा कम होती है तो यह स्वेटिंग कम होगी और हीट बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और दूसरी वजह ये भी है कि जो वेयर एंड टियर होता है वर्कआउट के दौरान, उसमें ब्लड सेल्स में एनर्जी क्रिएशन बढ़ जाता है, और ऐसे में जो टूट फूट होती है सेल्स के अंदर, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए सारी एक्टिविटी के फंक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। और इसलिए ये जो एक्स्ट्रा वाटर है यह वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। तो ये इस तरह से इस पानी की यह पानी इस तरह से काम करता है आपके शरीर में। अब हम इसकी मात्रा पर आते हैं। वो है जैसा कि मैंने बताया 750, जैसा कि मैंने बताया 750 ml वाटर वर्कआउट से 1.5-2 घंटे पहले ज़रूरी है। यह पानी आपके शरीर में जा कर के 2 घंटे पहले क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा एक तरफ जहाँ पूरे सेल्स को इरिगेट करता है, उन्हें उनकी सिंचाई करता है, उनके अंदर पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, उसके साथ साथ कुछ पानी इसका बाहर भी निकल जाता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, और कुछ पानी आपके ब्लैडर में रह जाना चाहिए। ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है वर्कआउट के दौरान। क्योंकि अगर ब्लैडर खाली होगा तो ब्लैडर वॉल्स में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, और जिसका रिज़ल्ट होगा यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। यूरिन में ब्लड दूसरे कारणों से भी आ सकता है, लेकिन एक कारण जो इंटेंस वर्कआउट करने वाले लोगों को हो सकता है, वो रीज़न ये है। इसलिए ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए, और इसलिए ये रिकमेंडेशन पानी के लिए किया जाता है कि आप 2 घंटे पहले इतना पानी आप लें। और वर्कआउट शुरू करने से ठीक पहले 1 कप पानी लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है। 1 कप पानी जो वर्कआउट के दौरान जो स्वेटिंग बढ़ जाती है उसके लिए लगातार अपने शरीर को कि पानी की सप्लाई को बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए वर्कआउट शुरू करने से ठीक पहले 1 कप पानी यानी 250 ml के आसपास, और हर 20 मिनट पर आपको 1 कप पानी ज़रूर लेना है। अब ये डिपेंड करता है कि जितनी देर आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तब तक ये 20 मिनट पर करते रहना ज़रूरी है। ये नॉर्मल रिकमेंडेशन है नॉर्मल वेदर के लिए और अमेरिकन जैसे सोसाइटीज़ के लिए। लेकिन इंडिया में डेफिनेटली जब ये टेम्परेचर इतना हाई है तो उसी के अनुसार अब आपको देख लेना होगा कि किस राज्य में है और वहाँ जितनी गर्मी है उसी हिसाब से आप चाहें इसकी मात्रा को, पानी की मात्रा को शुरुआत में 1 लीटर पी सकते हैं, और जब वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो 1-1 कप पानी पिएं, लेकिन 20 मिनट के बजाय 10 मिनट के फासले पर ये पानी लगातार 1-1 कप पीते रहें। इस तरह से वाटर इनटेक बढ़ जाएगा, और हमारे जो स्टैंडर्ड इंडियन वेदर में समर्स में इसकी जो जितनी ज़रूरत है पानी की, और अगर आप बहुत ही विगोरस, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट में हैं तो डेफिनेटली यह पानी आप हर 10 मिनट पे लेंगे, और
इंटरवल पर भी ले सकते हैं। तो ये आपको देख लेना होगा, डिसाइड कर लेना होगा। और जो नॉर्मल रिकमेंडेशन होता है कि आपको पूरी प्यास बुझने तक पीना है, लेकिन गर्मियों की वजह से समझ में नहीं आता है कि प्यास कब बुझ रही है। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है कि आपको अपनी प्यास बुझाने तक आपको उतना पानी पी लेना चाहिए। तो इसलिए जब वर्कआउट से 2 घंटे पहले पानी पीते हैं तो उसे 750 ml के बजाय उसे आप 1 लीटर 1250 ml भी ले सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपको पता चलेगा कि अब आपने काफ़ी पी लिया है। तो ये स्टैंडर्ड जो ज़रूरत है वो पानी की है, इस रूप में आप इसे ले सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो लिक्विड आप लेंगे ये पूरी तरह से पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेन वाटर में वो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जिनकी हमें इंटेंस वर्कआउट के दौरान ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए इस रिकमेंडेशन ये है कि आधा आप पानी पिए, प्लेन वाटर लें, और इसका आधा लिक्विड आप किसी ड्रिंक के फॉर्म में लें, चाहे वो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वह लेमन वाटर हो या कोई जूस हो, या कई लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो ये लिक्विड जो है आधा होना चाहिए, और इसकी ये ज़रूरी है, दोनों ही फॉर्म में वाटर इनटेक होना बहुत ही ज़रूरी है। जो वर्कआउट में हैं, चाहे वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी हो जाता है इस दौरान। ये तो पानी से जुड़ा हुआ हमारा जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है ये मैंने आपको बताया, और इसे बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। ख़ास करके इस समय जब इतनी गर्मी है और आपको ब्रेक होने से आपके रेगुलर रूटीन के टूटने का ख़तरा होता है, और दूसरी तरफ अगर एक्टिविटी की जाती है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप पानी इस रूप में इस तरह से लें। दूसरी जो मैं डिस्कशन जो करना चाह रहा हूँ वो है एक रिज़ल्ट आया है 13 जून इसी महीने 13 जून को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें ओबेसिटी के ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट था। ये ट्रीटमेंट जिन पर किया गया वो स्कूल जाने वाले बच्चे थे। 4000 से कुछ ज़्यादा बच्चे थे जिन्हें लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और डॉक्टर एप्स्टीन बहुत ही सीनियर और बहुत ही माने हुए डॉक्टर हैं, जिनके नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। इस रिसर्च में 2 ग्रुप के अंदर ये ट्रीटमेंट किया गया। पहला ग्रुप था जो नॉर्मल बच्चे थे, उन पर ट्रीटमेंट किया गया। उस ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने उन्हें वीकली उन्हें बुलाया जाता था। जो प्रैक्टिशनर थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके उस टीम के से वो टीम उनसे इंटरेक्ट करती थी। और उसके बाद उस वीकली को बढ़ा करके 15 दिनों पे किया गया। और तो 2 ग्रुप में किया गया था। एक ग्रुप में जिन्हें नॉर्मल जो बच्चे थे उन पर किया गया, दूसरे में सिर्फ बच्चों पर नहीं, उन बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली को सेलेक्ट किया गया था जिनके अंदर मोटापा था, और पूरी फैमिली को ट्रीट किया गया था। ये डिफरेंस है नॉर्मल ओबेसिटी ट्रीटमेंट के साथ इस रिसर्च का।
और इस रिसर्च में देखा गया कि जिन बच्चों को उनकी फैमिली के साथ ट्रीट किया गया था, इस ट्रीटमेंट प्लान में कई तरह की चीज़ें शामिल थी जो रेकमेंड की गई थी उनके लिए। एक तो उनके डाइट पैटर्न को डॉक्टर्स की टीम ने चेंज किया था, उनके रेगुलर एक्टिविटी डेली जो रूटीन है उसको चेंज किया था, और कुछ उसके साथ साथ जो फूड रिकमेंडेशन, जो दूसरे मेडिसिन्स भी उन्होंने दिए थे। तो इस तरह से जो पूरा ट्रीटमेंट प्लान था, ये एक लंबा प्लान था, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 2 ग्रुप पर किया गया। एक सिर्फ बच्चों पे किया गया था, दूसरे ग्रुप में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और दूसरे सिबलिंग्स जो थे, जो उनके भाई बहन, उन सब पर ही, होल फैमिली पर ये ट्रीटमेंट किया गया। और इस ट्रीटमेंट में जो रिज़ल्ट पाया गया कि जिन बच्चों को उनकी फैमिली के साथ ट्रीट किया गया था ओबेसिटी के लिए, उनमें जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था बाकी बच्चों से। बहुत ही उनमें सकारात्मक और बहुत क्विक और बहुत अनएक्सपेक्टेड उनके रिज़ल्ट आए थे, और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट डॉक्टरों को मिला था इस मामले में। उनके वेट लॉस का जो आउटकम था, उनमें बहुत फास्ट वेट लॉस हुआ था, और उस वेट लॉस को वे लोग पूरी फैमिली कंटिन्यू कर पा रही थी। और तो इस रिज़ल्ट से डॉक्टर्स ने जो रेकमेंड किया कि अगर पूरी फैमिली को ट्रीट किया जाता है तो वह एक बेटर रिज़ल्ट देता है, ये उनका आउटकम था। अब इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो ट्रेडिशनल इंडियन जो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, हम लोग एक बात अगर गौर की जाए कि जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बहुत जगह जो कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं, कई व्रत वगैरह होते हैं, वे बेसिकली एक हेल्थ प्रैक्टिस भी हैं, और वो पूरी फैमिली के लिए इवेंट होते हैं। उस दौरान वे जो भी रिकमेंडेड है स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है उस फेस्टिवल के लिए या उस व्रत वगैरह के लिए, वह पूरी फैमिली के लिए होता है, पूरी फैमिली को उसका पालन करना होता है। यह जो पारंपरिक भारतीय समाजों में इससे कोई भी जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो आपके बॉडी माइंड से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स हैं, वे परिवार की गतिविधियां होती हैं। पूरा परिवार उन पर को फॉलो करता आया था, जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। लेकिन इस रिज़ल्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं, अगर हमको डेली रूटीन की प्रैक्टिस करनी है, अगर बच्चे में डेली रूटीन उसकी चेंज करना है, जो एबनॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस शहरों में आ जाती है कि सोने का जागने का वक्त सही नहीं होता, और इन तमाम चीज़ों से जो बच्चे में समस्याएं आती हैं, इरिटेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म की इश्यूज़ आते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये बच्चे पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इनका होता है। तो ये जो डेली रूटीन है, सुबह से रात तक जागने से लेकर सोने तक पूरी एक्टिविटी जो हेल्दी रूटीन फॉलो किया जाना चाहिए, जिसमें स्लीप की सही मात्रा हो, बच्चे को एज जैसी है उसके हिसाब से 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए उसके वेयर एंड टियर और उसके ग्रोथ के लिए। ये नींद पर्याप्त हो, खाना वो सही समय पे ले, वक्त पे ले। इन तमाम चीज़ों को अगर सही ढंग से कंट्रोल करना है तो इसे पूरी तरह से ये डेली रूटीन को फैमिली रूटीन बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं बनाएंगे, सिर्फ बच्चे को डेली रूटीन फॉलो करवाएंगे और ख़ुद नहीं करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता है। इसलिए अगर बच्चे को खूब सुबह उठने की आदत डालनी है तो पेरेंट्स को सुबह उठना पड़ता है, और फिर सोना भी जल्दी पड़ता है, नहीं तो फिर वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए इस स्टडी के जो ये आउटकम है, मैंने इसका
ज़िक्र इसलिए किया कि मैं पहले भी इससे बताता आया हूँ कि अपने हेल्थ जो प्लान या रेजिम अपना रहे हैं, एक्सरसाइज रेजिम जो ले रहे हैं, या इस तरह की जो भी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ा हुआ है, इसे अगर फैमिली इवेंट बनाया जाए, पूरी फैमिली के लिए इसे अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा सही होता है। और ये आप पहले के वीडियोज़ में भी आप देखेंगे कि मैंने इस तरह से रिकमेंडेशन किया है, जिनमें मैंने हेल्दी रूटीन, हेल्दी स्लीप के पैटर्न, हेल्दी फूड और फूड पैटर्न, हर चीज़ को जिन अलग अलग वीडियोज़ में जो डिस्कस किया है उनमें मैंने इस रिकमेंडेशन को किया था कि तो वही जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से आता है, वही चीज़ स्टडी से वेरीफाई होती है। इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। हेल्थ इवेंट को, अपने हेल्थ एक्टिविटी को फैमिली एक्टिविटी बनाएं और बच्चे से लेकर के पेरेंट्स तक उसे फॉलो करें, और यह एक बेहतर रिज़ल्ट दे पाएगा अगर पूरी फैमिली अपना एक रूटीन रखती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइफ थेरेटिक्स को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने कमेंट दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।